नमस्कार साथियों। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 5 बजते ही आपकी पर डे जो है बीपीएससी टीआरई 468 की क्लास चलती है। तो एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लगता है कि आप जान रहे हैं कि प्रयागराज में ट्रैफिक का बड़ा बोलबाला है, इसलिए जो है आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आदिकाल का मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ था आपको, आप इस क्लास में जो नए बच्चे जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि थ्योरी चल रहा है। थ्योरी के बाद क्या चलता है, आपका चलता है प्रैक्टिस। तो हमने जो है आदिकाल के विषय में जितनी जानकारी थी सब बता दिया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। सारे मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएं और क्वेश्चन जो है आप उसको आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आंसर बहुत जरूरी है। जब तक आंसर नहीं करेंगे कैसे मुझे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और टीआरई 4 के विषय में बता दूं थोड़ा सा कि टीआरई 4 जो है वह अप्रैल तक में संभावना लग रही है। आप उसको मेरी वीडियो बहुत सारी देख सकते हैं जिसके विषय मैंने एस्टेट और टीआरई 4 के विषय में बताया हुआ है। तो चलिए, सबका स्वागत है। हाँ, फटाफट सब लोग जुड़ जाएं तो अब सेशन स्टार्ट किया जाए। तो जो है अब जो है हाँ, एक खबर और आपको बता दूं, आपके लिए बेहतर है कि आपका ऑफलाइन बैच भी हमारा प्रयागराज में आ गया है और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी एक है उसके ठीक सामने है। तो अगर जिस बच्चे को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो वो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, यही पूरी फैकल्टी वहां भी आपको रहेगी। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हम बात करेंगे। चलिए, प्रश्न है कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। ठीक है, आपने मेरी क्लास अगर पूरी देखी होगी तो वहां आपको पूरा आ जाएगा। ठीक, जल्दी से बताइए फटाफट आप लोग। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कवियों पर पड़ा है। स्वयंभू पे पड़ा है, घाघ भंडारी है, गोरखनाथ है, कि अब्दुल रहमान है। ये जो है अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान है। ठीक है, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल मान। ठीक, चलिए, गोरखनाथ। बहुत अच्छा आंसर। आंसर सब लोग कहा से, चलिए आंसर सबका आ गया, गोरखनाथ आ गया। क्या आ गया है, गोरखनाथ आ गया है। हठ योग, ठीक है, हठ योग का जो प्रभाव है इनका किस पे पड़ता है, गोरखनाथ पे पड़ता है। ठीक है, सबको पता है। और गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय से हैं। किससे हैं, नाथ संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय, संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय से। चलिए थोड़ा सा संप्रदाय। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो, अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि नाथों में मैंने चूंकि बताया था कि नाथ की जो स्थल था वो कहाँ से था, जैन का कहाँ से था, सिद्धों का कहाँ से था, सबका मैंने बाकायदे बताया हुआ था। आप लोग को अगर याद होगा, मैंने पूरी डिटेल बताई थी। अगर आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, हाँ, नौ नाथ, बहुत अच्छा, नौ नाथ थे। ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ नाथ जो है आपका, इनका याद रखिएगा। अब किससे प्रभावित हुए थे, पतंजलि से। पतंजलि, पतंजलि से ये प्रभावित हुए थे। पतंजल के ही जो आपका योग है वहां से इन्होंने हठ योग का निकाला था। ठीक है, यहाँ एक चीज याद रखिएगा। ठीक, अच्छा ये बताइए कि गोरखनाथ को हिंदी खड़ी बोली का किसने माना था, किस कवि ने इनको जो है गद्य कवि माना था। पहला गद्य कवि किसने माना था, अगर मैं पूछूं आपको कि गोरखनाथ को पहला गद्य कवि किसने माना था। पहला कवि तो अलग बात है, लेकिन यहाँ मैंने गद्य शब्द जोड़ दिया है। ठीक है, किसने माना था, आप लोग जो है आंसर जरूर दीजिए। हाँ, महर्षि पतंजलि, बहुत अच्छा। ठीक, फटाफट आंसर करिए। इनका जो प्रचार प्रसार था, इनका प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, अभी मैं आपसे पूछ रहा प्रचार, जो प्रचार प्रचार प्रसार जो है इनका कहाँ था, राजपूताना, राजपूताना और पंजाब, राजपूताना और पंजाब साइड था। ठीक है, पंजाब साइड था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिद्धों से जब अलग हुए, सिद्धों से अलग होने का रीजन यह था कि वहां पर जो है
काम भावना बहुत जागृत हो गई थी, जिसलिए आया थे शुरू शुरू में उसके इतर जो है सिद्ध लोग वह काम करने लगे थे। उनसे आहत होकर इन्होंने अपने एक नए संप्रदाय की स्थापना की, उसका नाम क्या है, नाथ संप्रदाय है। इसीलिए देखिए नाथ जो है वो जो है कनफटे कहे जाते हैं, और उनको देखेंगे कि आप कान में कुंडल रहता है। तो मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में बताई थी, डिटेल में सारी बातें बताई थी, ठीक है। अच्छा, नाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, कोई बता दे, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। क्योंकि तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने बहुत भली भांति पढ़ाई की है, जो क्लास पढ़ाया गया है। यहाँ पर मैंने गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा है, ठीक है। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। जो नाथ का मूल है, नाथ का जो मूल है बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है, वज्रयान शाखा से है, वज्रयान शाखा से है, ठीक है, वज्रयान। तो दो प्रश्न मैंने पूछे, आपने दोनों आपने आंसर नहीं करे, ठीक है। अच्छा नाथ, मैंने एक प्रश्न और पूछा था अभी आपको, एक प्रश्न मैंने पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि किसने माना था गोरखनाथ को पहला गद्य कवि। तो मिश्र बंधु ने माना था। किसने माना था, मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु ने, किसने माना था, मिश्र बंधु ने जो है इनको जो है गोरखनाथ को पहला जो है माना था, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए अब यहाँ थोड़ा स्वयंभू बात की जाए। स्वयंभू, स्वयंभू को आंसर तो आंसर थोड़ा वैसे मिटा दूं तो आप समझ बैठोगे कि यही आंसर है, ठीक। स्वयंभू के विषय में अच्छा बताइए, स्वयंभू जो है, स्वयंभू को पहला कवि किसने माना था, अगर मैं पूछूं स्वयं। वॉइस आ रही है, चलिए अभी आ जाएगी वॉइस। आ हेलो, अब वॉइस आ रही नहीं, यस या नो बताइए, फिर हम आगे बढ़े, बात को बढ़ाएं। रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट। रही चेक करो। तो चलिए वॉइस आ रही है, अब आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, अब आ रही है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए। यहाँ पहला प्रश्न तो तैयार हुआ कि राजपूताना और पंजाब की तरफ इनका प्रचार प्रसार था, पतंजल के से प्रभावित थे, हठयोग प्रभावित था, और जो है मिश्र बंधु ने इनको प्रथम गद्य कवि कहा, ठीक है। उसके बाद जो है नाथ संप्रदाय से थे, और जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से थे। मतलब कितनी सारी चीजें आपकी यहाँ पे तैयार हो गई, एक प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपकी तैयार हो गई, ठीक। फिर अगला हम वॉइस आ रही है। अरे ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं वॉइस नहीं जा रही है, ठीक है। अपभ्रंश में दोहा काव्य करने वाले प्रथम कवि हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आ गई वॉइस। तो हाँ चलिए, अगर नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
हाँ चलिए, यहाँ पे अपभ्रंश में दोहा काव्य करने वाले ये प्रथम कवि हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। योगेंद्र और जोइंदु दोनों इनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक। हमने बार बार कहा आपसे, ठीक है। हेमचंद का शब्दानुशासन है, शब्दानुशासन, ठीक है। शब्दानुशासन हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, ठीक है। हाँ, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि को कहा जाता है। तो यहां पर जो है आप बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हो, ठीक है। हाँ, व्याकरण ग्रंथ है, गुड। और राम सिंह का क्या है, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा हो गया, ठीक है। पाहुड़ दोहा, तो चूंकि मैंने पढ़ाया हुआ था, मुझे लगता है आप लोग से उम्मीद थी कि बताएंगे इस चीज को। चलिए, इनकी जो है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि हो गया। तो यहां पर जो है, हाँ, हम लोग चर्चा करेंगे राम सिंह की जो रचना है पाहुड़ दोहा हो गई, ठीक है। चूंकि आंसर आपका योगेंद्र जोइंदु हो गया, जो अपभ्रंश में दोहा काव्य के करने वाले प्रथम है। हेमचंद का शब्दानुशासन है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, मतलब आपके 3 4 5 प्रश्न यहीं से तैयार हो गए। अगला है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों, मतलब किसकी है, लाइन ही पूछ ली गई है कि यह कौन कहा है। तो 12 बरस लय कुकुर जीवे और 13 वर्ष लो जिये सियार, यहाँ सियार नहीं सियार है, ठीक है, ठीक। बरस 18 छत्री जीवन आगे जीवन को धिक्कार, मतलब एक जीवन जीने का कितना एज होता है वो वहां पे बताया गया है। यह किससे लिया गया है, यह आपको बताना है, ठीक है। खुमार रासो, पृथ्वीज रासो, हमीर रासो, परमार रासो, आपको बताना है कि बहुत बार पूछा गया, टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हर जगह ये कई बार पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमाल लासो, क्या हो जाएगा, परमाल लासो, ठीक है। कौन है, जगनिक है। इसको आला खंड भी कहा जाता है, इसको आला खंड भी कहा जाता है, आला खंड भी कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि यह किस मौसम में गाया जाता है। और आपको बता दूं, शायद आप सब परिचित होंगे, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल दो पहलवान वीर थे। अगर आप लोग सतना मैहर एक माँ शारदा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माँ शारदा का, संभवतः सभी लोग गए होंगे, या जो लोग नहीं भी गए होंगे तो वीडियो रील्स आदि के माध्यम से वो जानते होंगे। तो कहा जाता है, चूंकि मेरा तो घर रीवा में है, तो मेरे यहाँ से पास में है सतना, बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। तो वहां पे आज भी मतलब माँ शारदा का जो मंदिर है पहाड़ी वाला ऊपर, उसके पीछे इनका अखाड़ा बना हुआ है, आल्हा और उदल का। और आज भी कहा जाता है कि आज भी जो पहला फूल चढ़ता है माँ शारदा को, जैसे जब भी रोज कपाट द्वार खुलता है तो पहले ही वहां फूल माला चढ़ी रहती है, और ऐसा वहां मान्यता है कि ये आल्हा और उदल आज भी वहां चढ़ा के चले जाते हैं, ठीक। तो ये आल्हा उदल बड़े वीर थे, हाँ, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कब गाया जाता है, किस मौसम में गाया जाता है, मैंने पूछा था। तो यह बरसात के मौसम में गाया जाता है, बरसात के मौसम में, ठीक, या वर्षा के समय, वर्षा, ठीक। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कब गाया जाता है, ठीक। हाँ, सबसे फूल बिल्कुल चढ़ाया, कई मतलब रिपोर्टर यहाँ पे वहाँ कई सारे गए इसको चेक करने के लिए कि यह बात झूठी है कि सच है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ये सत्य बात है, ठीक है। तो जो लोग नहीं गए हैं, समय निकाल के वो जाएं, वहाँ देखें, तब उनको समझ में आएगा, ठीक। जीडीसी का कब तक आएगा विज्ञापन, मुक्ता मनी मिश्रा। अब बच्चा दिक्कत इस बात की है कि मेरा किरदार हर समय अलग अलग रहता है। अभी मैं जब नोटिफिकेशन या कोई ऐसे नॉलेज देता हूं तो फिर मैं वहां की बातें बताता हूं। अभी मैं बीपीएससी पढ़ा रहा हूं अपने विषय को, तो भी कुछ बच्चे हैं जो कि सर जीडीसी का कब आएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जीडीसी का 532 पद पे विज्ञापन गया था, ठीक,
लेकिन अब ई अध्याचन के माध्यम से पुनः भेजा जाएगा कि 400 532 पद हैं या उससे अधिक पद होंगे, तो ई अध्याचन के माध्यम से सीटें रिक्त जो हैं वो डाटा ऑनलाइन आ जाएगा। संभवतः वो भी आपका जून जुलाई मई जून मान लीजिए, अभी उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन संभवतः मई जून आप इसको मान के चलिए कि गवर्नमेंट जीडीसी का भी फॉर्म वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल में चलिए अपने विषय पे आते हैं। तो ये 12 बरस कुकुल न जीवे, तो 12 बरस जो है कुत्ते को जीते, मतलब कुत्ते की उम्र होती है, ठीक है। अरु 13 लो जिये सियार, और 13 वर्ष सियार, और बरस 18 छत्री जीवे, मतलब 18 वर्ष छत्री जीवे और आगे जीवन को धिक्कार, मतलब आगे जीवन धिक्कार है। क्यों? क्योंकि इतने में ये शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमेशा देखिए क्षत्रिय जो धर्म था वो हमेशा युद्ध में लगा रहता था, ठीक, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, ठीक। बाकी खुमान रासो दलपति विजय, दलपति विजय, ठीक है। पृथ्वीराज आसो चंद बरदाई, चंद बरदाई। अब चूंकि मैंने, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, मतलब आपका अगर वो लेवल देखा जाए तो वह टीजीटी पीजीटी के लेवल तक का मैंने आदिकाल का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे चंद बरदाई विषय मैंने अलग से चर्चा की थी कि कितने सर्ग हैं और किस लिए फेमस है। जैसे पूछ लिया सुख सुखी संवाद किसमें है, तो अच्छा आपका पृथ्वीराज रासो में है। सबसे बड़ा वहां पे कांड कौन सा है? कनवंज है, कनवज युद्ध है, वो मैंने बताया था। और पृथ्वीराज रासो को 3 कैटेगरी में विद्वान बांटते हैं, एक प्रमाणिक, एक अप्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक। तीनों प्रकार की मैंने कैटेगरी बंटवाई थी, आप देख सकते, क्लास में जाके पढ़ा हुआ है, देख सकते हो। अभी ज्यादा दिन का क्लास हुआ भी नहीं है वो, तो वहां पर अच्छा इनको जो है प्रथम कवि मानने वाले कौन से थे? प्रथम कवि किसने माना है? प्रथम कवि किसने माना है चंद बरदाई को? कोई बता सकता है प्रथम कवि किसने माना है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्योंकि मैंने बताया था आदिकाल में 2 चीजें बड़ी कॉमन है। क्या कॉमन है? एक तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग को प्रथम माना हुआ है, उसमें सर्वमान्य जो है आपका सरहपा है, जो कि राहुल साकृत्यायन ने माना हुआ है, ठीक, राहुल साकृत्यायन ने माना हुआ है, ठीक। तो वहां पे इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो पूरा डिटेल निकालो। जैसे शादी ब्याह में जाते तो पूरा डिटेल निकालते हैं ना, लड़का पीता नहीं है, खाता तो नहीं है, जॉब जो है वो सही करता है नहीं करता है, तो बड़ा देख रेख करते हो ना जब जाते हो, ठीक। हाँ, तो वहां पर हाँ शुक्ला जी, हाँ रामचंद्र शुक्ल, गुड, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग, अच्छा एक बात बताइए, एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज जो थे वह प्रथम, अच्छा एक प्रश्न, अब इसमें तो नहीं पूछेगा सब, पृथ्वीराज के वो थे, वो फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे? कौन से पृथ्वीराज थे? फर्स्ट सेकंड थर्ड? पृथ्वीराज थर्ड थे, याद रखिएगा, पृथ्वीराज थर्ड थे। इसी हिसाब से आप लोग भी क्या करिए, जब पढ़िए तो मान लीजिए कि ब्याह ढूंढा जा रहा है, ऐसे पढ़िए कि भैया अगर प्रश्न पूछा गया है तो पूरा, मतलब पूरा डिटेल निकाल लीजिए उसका, कि अच्छा इसके आगे पीछे कौन है, क्या है, कैसे है, आखिर क्या क्या इसके बारे में पता लगाना है। ऐसे जब पढ़ोगे ना कोई भी प्रश्न तो बहुत भयंकर तैयार होगा। नहीं तो फिर ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना तो फिर धोखा खा जाओगे, अरे यार पता लगा लिया होता लड़का क्या कर रहा था, तो फिर पता नहीं चल पाता, ठीक। एक बार क्या हुआ कि कोई गांव में कोई शादी देखने गया, गांव में कोई शादी देखने गया, तो लड़का से पूछा गया लड़का क्या करता है, लड़का उसने बोला कि लड़का एमएफ है। लड़का क्या है? एमएफ है। तो उसके जो पिताजी थे लड़की के बड़ा खुश हो गए और जल्दी से आए, बिना पूछे ताचे चले आए और शादी ब्याह कर दिए। तो जब कुछ दिन बाद गए, देखे लड़का दिन भर घर पे ही रहता है, तो भाई कहा कि गए क्यों नहीं, आप जॉब पे नहीं आते, आपके पास इतनी डिग्री एमएफ है? तो कहा एमएफ का मतलब होता है मैट्रिक फेल। एमएफ मतलब क्या होता है? मैट्रिक फेल। अब सोचो मैट्रिक फेल थे वो, एमएफ मतलब समझ गए, पूरा तहकीकात किया ही नहीं। इसलिए जो है आपका हमेशा जरूरी होता है कि पूरी जानकारी लेना किसी चीज का, तो पूरी जानकारी लो, विकल्प की पूरी जानकारी लो, ताकि देखो मैंने इतना बता दिया आपको, कितने सारे आपके तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है सरहपा को, पुष्पतंत्र को, स्वयंभू को, हेमचंद को। मैट्रिक फेल, हाँ समझ तो गए। तो यहां पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों चीजें
हेमचंद कहाँ हो गया? स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का और अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इनको जो है यहां पे लिख दूं नहीं तो इनको जो है राम कुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रथम कवि मानते हैं पहले, ठीक है, प्रथम कवि मानते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये चीज थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको क्या याद करना है, 8वीं सदी कवि थे, 8वीं शताब्दी इनके समय था। पौमचरिय, रिट्ठोबचरे, इनकी रचना जो है पौमचरिय, रिट्ठ, प्रेमचरित और जो है स्वयंभू छंदस, छंदस। यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ये जो पौमचरी है वह राम के जीवन पर आधारित है, राम के जीवन पर, राम के जीवन पर। और जो ये दूसरा वाला है रिठणेम चरित, यह कृष्ण के जीवन पर आधारित है, कृष्ण के जीवन पर आधारित है, जीवन पर आधारित है। यहां पर पहले ऐसे कवि थे, ये कौन, स्वयंभू, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को चरितार्थ किया। पहले ऐसे थे, इनके पहले किसी ने नहीं किया था, पहले ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण के जीवन पर चरितार्थ किया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक, समझ में आ गया सबको? चलिए, इनको पुष्पदत्त को क्या कहता है, हिंदी अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का भवभूत इनको कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा सरहपा जो है प्रथम कवि माने गए हैं, प्रथम कवि माने गए, प्रथम कवि कहा गया इनको। राहुल साकृत्यायन ने कहा है जो सर्वमान्य है, राहुल साकृत्यायन ने कहा है जो कि क्या है, सर्वमान्य है, सर्वमान्य। इनके रचना दोहा कोश, क्या है, दोहा कोश है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और हेमचंद का शब्दानुशासन, हेमचंद शब्दानुशासन, शब्दानुशासन जो है इनको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अपभ्रंश का पाणिनि का, अपभ्रंश का पाणिनि कहा गया है, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। तो यहाँ पर किसको क्या कहा गया है मैंने बता दिया। सरहप्पा प्रथम कवि है, दोहा कोश इनकी रचना है। सरहप्पा क्या है, सिद्धनाथ जैन किसके अंतर्गत आते हैं, कोई बता सकता है? सरहप्पा। और सरहप्पा के विषय में एक और बता दूं, सहजयान के प्रवर्तक थे, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, सहजयान के प्रवर्तक, सहजयान के प्रवर्तक कौन है, सरहप्पा है, सरहप्पा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। हाँ, प्राकृत का पानी, इसको सही कर दीजिए, हाँ, प्राकृत लिखते थे, प्राकृत भाषा में थे, अपभ्रंश जैन और प्राकृत में लिखते थे, ठीक है, इसको सही करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अभी मैंने प्रकृति लिखवाया था, वहां पर आगे प्राकृत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका ये स्वयंभू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये देखिए, अगर आपको बीपीएससी 6 to 8 का शिक्षक बनना है पहली प्रयास में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी। आपका 96 28 95 92 37 ये आपका नंबर है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको जीएस और विषय दोनों मिलेगा, जीएस प्लस विषय आपको दोनों मिलेगा, जीएस भी चल रहा है और विषय भी चल रहा है दोनों, क्योंकि दोनों के बिना ही आप जॉब दोनों जब करेंगे तब आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ठीक है। यहाँ पर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
चलिए आंसर करिए फटाफट। राजा मुंज को किसने कहा था? राजा मुंज को इन्होंने क्या कहा था? माना था। एक विशेष और बात है इनके विषय में, इनके विषय में जान लीजिए। एक इनकी बहुत फेमस कहानी, उसने कहा था, उसने कहा था, ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में शामिल थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी, ठीक है। उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने कहा था। मुझे लगता है अगर आप साहित्य में प्रवेश करते हैं तो ये कहानियां जरूर पढ़ते हैं। जैसे हम लोग गुनाहों का देवता, उसने कहा था, गबन गोदान, ये तमाम चीजें हम लोग आते ही इंटरेस्टेड होके पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा था बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ठीक। उसने कहा, आप एक बार पढ़ेंगे, इस पर पिक्चर बन चुकी है, नाटक बन चुके हैं, आप इसको जरूर पढ़िए, ठीक, इसको जरूर पढ़िए आप लोग। और इनका तीसरा सुखमय जीवन कहानी थी, सुखमय जीवन। ये सारे क्या हैं? ये सारे कहानी है, सारे क्या है? कहानी है। और उसने कहा था मील का पत्थर हुआ, कहानी के रूप में मील का पत्थर हुआ, 1915 में जो है छपा था। हाँ बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ऐसी जानकारी दिया करिए आप लोग, ठीक। आत्मबोध, आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मच्छिंद्र नाथ की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये सारे कवि जो हैं आपको नाथ संप्रदाय के हैं। सारे जो नाम दिख रहे हैं, तीन नाम, वो सारे नाथ संप्रदाय के हैं, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, नाथ संप्रदाय के संस्थापक, के प्रवर्तक। अब इसमें बड़ा विवाद है, इसमें बड़ा विवाद है। बड़ा विवाद इसलिए हो जाता है कि अधिकतर लोग जो हैं, इनके जो गुरु थे, उनसे जो है नाथ संप्रदाय का माना जाता है। तो ये परीक्षा में बड़ा विवादित रहता है कि सर गोरखनाथ को माने कि उनको। चूंकि कारण क्या है कि नाथों में सबसे ज्यादा अगर किसी को हम पढ़ते हैं तो गोरखनाथ को पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए चर्चा इन्हीं के नाम पे हो जाती है, तो इन्हीं को हम लोग मान बैठते हैं, ठीक है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। गुरु महिमा रचनाएं, इंद्रिय विग्रह है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज है, विग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पाल ने इनकी रचना को किस नाम से संपादित किया था? कोई बताए जल्दी से। रचना को गोरखबानी नाम से संपादित किया, गोरखबानी नाम से संपादित किया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि, अब देखिए गोरखबानी, एक तो प्रश्न, गोरखबानी किसने संपादित किया, पहला प्रश्न बन जाएगा। कहेंगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। गोरखबानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? कहेंगे गोरखनाथ के। किसने किया? ये आपका यहां से कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक। हाँ गोरखबानी, बहुत अच्छा, सबका आंसर ऐसे ही आता रहे। अगला जो प्रश्न है, हालात कन्हैया किसकी रचना है? हालात कन्हैया, विद्यापति
1255। ठीक, ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा में जन्मे थे, एटा में जन्मे जन्म हुआ, एटा में जन्म हुआ। और इनके विषय में बहुत कुछ जानना है। क्यों जानना है? हिंदी के प्रथम, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि हैं। ठीक है, प्रथम कवि हैं। और ये जो है मुकरियों के लिए फेमस थे, मुकरियों के लिए बड़े फेमस थे। और इन्होंने, इनका योगदान बहुत सारी चीजों के है। इन्हें इन्हें जो है तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तूती ए हिंद, तूती तूती ए हिंद, ठीक है, तूतीय है, तोता ए हिंद, तूतीय ए हिंद, दोनों इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने तबला, देखो तबला, गजल, सितार के आविष्कारक थे। मतलब ये आविष्कारक, जो गजल आप सुनते हैं आजकल ना, गजल, सितार, तबला, ठीक है, ये सब के क्या थे? ये आपके, हाँ, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए। ठीक, और इनकी दो हाँ, खाली की बारी, दो सुखने, और भी रचना है इनकी, खाली की बारी, दो शकुने। ठीक, इनकी और भी रचनाएं हैं, खाली की बारी, दो शकुने, इनकी रचनाएं हैं। ठीक, चलिए, तो इतना इनके विषय में जानना पर्याप्त है। बाकी अगर और आपको जानकारी चाहिए इनके विषय में, तो मेरी क्लास जो मैंने पढ़ा दिया उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए, यहां पर एक और है। अच्छा, पूरन भगत किसको कहा जाता है? पूरन भगत किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। मैंने उस दिन बताया था, अगर जो बच्चे जुड़े होंगे, पूरन भगत किस कवि, किसको कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में किसी को कहा जाता है? याद करिए कुछ, अगर आपने पढ़ा होगा तो। पूरन भगत, मैंने बालनाथ, आदिनाथ, पूरन भगत, किसको क्या क्या कहा जाता है, सारी डिटेल मैंने दी थी क्लास में आपको, अगर आप उससे पर डे पढ़ते होंगे तो। ठीक, बाकी भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, एक कान से उड़ाइए। अगर ऐसा यूज कर रहे हो, कान का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो फिर भाई अलग बात है। बहुत लोग कान का सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक कान से सुनते हैं, कान से उड़ा देते हैं। ठीक है, कहेंगे गुरुजी मैं कान का सदुपयोग कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो है विद्यापति, जो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, विद्यापति पदावली, इनके विषय में बहुत सारी बातें हैं, इनके विषय में बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की, अवहट अवहट में, मतलब 3 भाषाओं में रचनाएं की, मैथिली में की, अपभ्रंश अवहट्ट में की, ठीक, और संस्कृत में, गोरक्ष विजय सिंह का संस्कृत में है। ठीक है, पदावली क्या है आपका? पदावली जो है आपका मैथिली में है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो है अवहट्ट में है। ऐसी चीजें। और इन्होंने अपने आप को बहुत, अभिनव जयदेव इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके विषय में 3 लोग, 3 कैटेगरी बटती है। एक कैटेगरी जो है इनको मानता है कि भैया ये भक्ति के कवि हैं। ठीक है, एक श्रेणी है रामचंद्र शुक्ल वाली, जो इनको श्रृंगारिक कवि मानता है। ठीक, एक श्रेणी जो है इनको रहस्यवादी कवि मानता है, जो कि उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये सारी बातें इनके विषय में है। इनकी पदावली को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। ठीक, तो बहुत इनके विषय में बातें हैं। ठीक, शुक्ल जी इनकी पदावली को देखते हुए कहते हैं आजकल आध्यात्मिक चश्मे इतने सस्ते हो गए, कोई भी पहन लेता है। तो बहुत सारी बातें जो है विद्यापति के विषय में कही गई हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा, जब इनकी कभी पदावली पढ़िए तो आप तय नहीं कर पाएंगे कि इनकी पदावली जो है वह कृष्ण राधा का प्रेम को दिखा रहा है कि श्रृंगारिक दिखा रहा है। क्योंकि इन्होंने जो है, आजकल तो बड़े कॉमन हो गए हैं, मतलब शब्दों को बोलना आजकल, मीनिंग डबल अर्थ को लेकर के बड़ा कॉमन हो गया। लेकिन उस समय सोचिए, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे, कितने हिम्मती रहे होंगे। ठीक, हाँ, नागिन की नहर निराला। ठीक, तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई। अब चूंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, बस मुंजबानी आपको बता दिया कि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि अलंकृत किया गया है? हिंदी में किस कवि को चूंकि राजशेखर जो है वह संस्कृत के कवि हैं, ठीक, लेकिन उनको उपाधि हिंदी में के लिए दी गई है।
चलिए, इसको भी मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था कि ये जो है इनको अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, राजशेखर, राजशेखर आदि तमाम उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। ठीक है, अब ये जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि थे। अब देखिए, पहले के जमाने में आप देखेंगे जो कवि होते थे उनको राजाश्रय प्राप्त होता था, राजाओं के संरक्षण में रहते थे और उसी के अनुसार वो कविताएं भी लिखते थे राजा को खुश करने के लिए। ठीक है, राज दरबारी। आज के जमाने में भी ऐसे ही कवि हैं जो कि जैसे कि आप ना अगर कोई नीतियों पे आलोचना लिख दोगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाओगे। आजकल अपने मन की चीजें लिख भी तो नहीं पाओगे ना, वो फिर आजकल चाटुकारिता जो है ज्यादा हावी हो गई किसी चीज को लेकर के। कारण क्या है कि सही और गलत कवियों का एक नियम रहा है, सही और गलत को लेखन के माध्यम से आईना दिखाना। अब आपको पता होगा कि जब द्विवेदी युग लगा, द्विवेदी युग, दो भारतीय युग में जो है बहुत सारी चीजें थी, जब द्विवेदी युग लगा तो उसमें बहुत संशोधन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि इन्होंने व्याकरणिक तरीके से जो है हिंदी के गद्य और पद्य को रखा। ठीक है, और वहां पर एक जब परिभाषाएं पढ़ते हैं तो वहां पे कविताएं बहुत सहज शब्दों में जो है उन्होंने प्रयोग किया, बहुत सहज शब्दों में उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, आप जब उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं तो ये एक कवि जो भी होता है उसको समाज का वह आईना दिखाने वाला काम करता है। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है। मैं शिक्षक हूं तो मैं आपको मतलब पढ़ा के जो है आपको अच्छा इंसान बना रहा हूं, आपको उस श्रेणी में ला रहा हूं कि आप समाज के लिए काम कर सकें। तो हर एक का दायित्व होता है, कल आपको भी, आप भी कल को शिक्षक बनोगे तो आपकी भी ये जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है, लेकिन आज के समय में कहावत है कि पहले एक कहावत था कि आप जो है कलम, जैसे ना कलम बेच देना, तो कलम बेच के लिखना, तो फिर वो चीजें मजा नहीं आती हैं, फिर आपकी स्वतंत्रता हनन हो जाती है, आपके जो है जो अंदर की टैलेंट है वो गिरवी हो जाते हैं। फिलहाल में यहाँ पर मतलब ये समस्या मैं पुरानी लेके आज को प्रदर्शित कर रहा हूँ। पहले कवि देखो राज दरबारी थे, इसीलिए आप रीतिकाल का कवि देख लीजिए, रीतिकाल, रीतिकाल पढ़िए, जो है आपको केवल जो है मतलब कि सीधे सीधे मतलब नायिकाओं का वर्णन दिखाया गया है, उनकी उरोजों का जो वर्णन किया गया है, उरोज कैसे होते हैं, उनकी नाभि कैसी होती है, उनकी सुंदरता कैसी होती है। उस समय मुगल थे, सोचिए मुगल मतलब उस मुगलों का शासन था। एक कवि ने नहीं लिखा भैया, अगर भूषण को छोड़ दिया जाए तो एक कवि ने नहीं लिखा कि जो है कि देश को मतलब इस समय मुगल की क्या हमारे मुगल रह के क्या कैसे कर रहे हैं, कहीं आप पाएंगे नहीं, कुछ पाते नहीं है। फिलहाल में आज भी देखिए ऐसे ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है अभिनव जयदेव जो है राजशेखर, इनको जो है वहां पर देखो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। देखिए टीजीटी पीजीटी की खासियत, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उसमें देखिए ऊपर देखिए सबका पेपर का पूछने का तरीका अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में खास तो ध्यान रखिएगा, या बिहार में भी खास तौर, बिहार की परीक्षाओं में वहां पर जब भी रचनाएं पढ़िए आप तो रचनाकार के पूरा बैकग्राउंड जानिए। जैसे कि विद्यापति हैं, ठीक है, विद्यापति मैंने उदाहरण दे दिया, आप विद्यापति की मतलब विद्यापति के जीवन के परिचय के बारे में जरूर पढ़िए। हो सकता है किसके दरबार में थे, इनके जीवन में क्या क्या चल रहा था, ठीक है, ये सब जरूर पढ़िए। हर किसी के, घनानंद के पढ़ रहे हैं तो घनानंद के बारे में पढ़िए, ठीक है, आप चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में पढ़िए। कारण क्या है कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो उनके जीवन परिचय से भी पूछ लेता है। एक बार मुझे याद है कि टीजीटी 2021 का कोई पेपर था, उसमें जो है पूछ लिया था उनके माता का नाम, नानक देव के माता का नाम पूछ लिया, नानक देव के, ठीक है, पृथ्वीराज की माता का नाम पूछ लिया था। तो आप लोग क्या करते हैं, केवल रचनाएं पढ़ते हो, आपने रचना पढ़ा काम खत्म हो गया। नहीं भैया, रचना नहीं, रचना के साथ साथ रचनाकार को भी पढ़ना पड़ेगा, रचनाकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए और आगे इनके विषय में चर्चा करते हैं। और यहाँ पर आइए, जो है शैव संप्रदाय के थे, किससे संपत्ति थे, शैव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय से, याद करिएगा शैव संप्रदाय से थे। ठीक है, शैव संप्रदाय से कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, आगे मैं बात करूंगा इनके विषय में। बच्चन सिंह ने क्या कहा है, बच्चन सिंह ने क्या कहा है, बच्चन सिंह ने
इन्हें जाति कवि कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया जाति कवि कहा है, जाति कवि कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है, जाति कवि कहा है। ठीक है, याद याद रखिएगा। और इनके अलावा जो है इनको याद करने के लिए क्या है, निराला जी ने नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, कवि कहा है। उसके बाद अगर मैं निराला की बात करूं, निराला, निराला इनके पदों को इनके पदों को, इनके पदों, पदों मतलब पदावली, पदों को नागिन की लहर कहा है, नागिन की लहर कहा है, नागिन की लहर कहा है। अब देखिए कितनी सारी बातें निकल के आती हैं इनके विषय में, आप जो है आप छोड़ सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं। और इनको जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है, अभिनव जयदेव में लिखा हुआ है, ये राजशेखर कहा जाता है। इनको खेलन कवि भी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं अपने आप को, खेलन कवि, खेलन कवि कहते हैं, खेलन कवि भी कहते हैं, खेलन कवि कहते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर इनके विषय में देखा जाए, चलिए एक नाम और याद आ गया, दशावधान, दशावधान, दशावधान। ठीक है, इनको इतने सारे नामों से विभूषित किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, सारा डिटेल लगभग लगभग मैंने इनके विषय में दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। हाँ, जाति का, बहुत अच्छा। तो मेरी बातें समझ में आ रही हैं। हाँ, बहुत सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत अच्छा। एक बात और बता दूं आप लोग को, 6 बजे मेरी क्लास रहेगी, 6 बजे आप लोग लाइव जुड़िएगा। अभी मैं लाइव जुड़ूंगा 6 बजे। वहां पर बच्चा लोग जो है, वहां पर आपका बहुत स्पेशल क्लास चलने वाला है। वह क्या है, ईएमआरएस को लेकर के, ईएमआरएस की संपूर्ण जानकारी, ईएमआरएस की संपूर्ण जानकारी आपको भी 6 बजे मिलेगी। अगर आप लोग ईएमआरएस जो है एकलव्य विद्यालय में भी फॉर्म भरना चाहते हो तो कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, उसका क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या वह बिल्कुल आपके टीजीटी पीजीटी या औरों से अलग होता है। तो अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए साथियों, तो 6 बजे मेरी क्लास वहां जुड़ेगी। अभी वहां आप लोग लाइव हो जाइएगा, पूरी बात मैं रखूंगा, क्या विषय कम्युनिकेशन होता है, क्या योग्यताएं होती हैं, क्या एज होता है, क्या सैलरी होती है और कहाँ पढ़ाना पड़ता है। तो सारी बातें आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा संपूर्ण जानकारी कम टाइम में आपको ईएमआरएस शिक्षक भर्ती की मिल जाएगी, क्योंकि 38,000 पद लगभग आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल में टीआरई 4 की भी तैयारी हम लोग करते रहे, क्योंकि इस साल जो है जहां नौकरी मिल जाए, टीआरई 4 मिल जाए, ईएमआरएस मिल जाए, टीजीटी पीजीटी मिल जाए, केवीएस मिल जाए, भैया नौकरी लेने से मतलब है। ठीक, तो वहां पर आप लोग आइएगा 6 बजे। अभी जैसे ये क्लास समाप्त होगी वैसे ही वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक, यहाँ पर गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है, वर्ण रत्नाकर है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राउरवेल है, परमात्मा प्रकाश है। चलिए, तो क्या है, राउरवेल है। हिंदी में प्रथम नख सिख का वर्णन इसी में मिलता है, इसी में बहुत बार पूछा गया, इसी में मिलता है। हिंदी में प्रथम, हिंदी में प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि नख सिख मतलब क्या होता है, मतलब सिर से लेके पैर तक किसी नायिका का वर्णन करना। कुल नायिकाओं पे हो रहा है भाई, आदमी तो जंगली से आए थे, आदमी तो वन मानुष थे, उनकी सुंदरता तो कोई बखान ही नहीं करता, वो शुरू से वन मानुष थे। सारी मतलब तारीफें, सारा नख सिख से वर्णन, उरेजों का वर्णन, नाभि कैसी होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट, 64 प्रकार के मुस्कुराहट पे लड़कियों को लिख दिया गया कि मुस्कान 64 प्रकार की होती है, इतने क्लियर थे। और बाकी जो है लड़के तो जान लो जंगल से सीधे आए थे, वन मानुष भालूस टाइप के थे, उनके ऊपर तो कोई लिखा ही नहीं आज तक। ठीक, तो हिंदी में प्रथम नख सिख का वर्णन इसी में मिलता है।
और इस बोलियों में, हाँ इसमें हिंदी के 7 बोलियों का वर्णन है, 7 बोलियों का वर्णन है, 7 बोलियों का वर्णन है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जो है याद कर लीजिए। ठीक, हाँ याद रख लीजिए। ठीक, हिंदी में प्रथम नक्सिक वर्णन जो है आपका इससे मिलता है। कल भी आपका आदिकाल का चैप्टर चलेगा, कल आखिरी क्लास होगा आदिकाल का, कल आखिरी क्लास होगा आदिकाल का। फिर उसके बाद हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। एडमिशन ओपन है साथियों, आपको क्लास बेहतर लगी हो तो आप एडमिशन फटाफट ले सकते हो और एक शिक्षक भर्ती अपना बीपीएससी तैयारी फॉर में आप फिक्स कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हो। फिक्स मतलब ये नहीं कि भैया आप पता लगा कोचिंग में ले लिए, गुरुजी तू कह रहा है कि फिक्स हो जाए नौकरी न पाए, अरे मतलब आपको भी पढ़ना पड़ेगा, हम तो पढ़ाएंगे ही, आपको भी स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। अब दिक्कत आप लोग की है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो नौकरी चाहिए, काहे हम एडमिशन ले है पैसा दे है। अरे भैया आप, हम लोग केवल आपकी चीज़ों को जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं, आपका जो प्रश्न कैसे पैटर्न होता है उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए, ये प्रश्न हो गया। परमात्म प्रकाश जो इंदु का है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो इंदु युगिंद्र और दोहा की शुरुआत, अपभ्रंश में दोहा की शुरुआत, दोहा की शुरुआत, दोहा की शुरुआत, अगर थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में। ठीक है, अपभ्रंश में दोहा की शुरुआत इन्होंने क्या। ठीक है, चलिए, राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। अब देखिए सब लोगों ने अलग अलग माना है, इस प्रश्न को बताना है। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे क्योंकि जो है फिर हमको अगला भी क्लास हम लोग को 6 बजे भी आना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अब मैंने क्या कहा, चलिए, तो राहुल साकृत्यायन किसको माना है, आपको पुष्पदत्त को माना है, सॉरी गलती हो गई, सरपाद को। ठीक है, इनकी रचना है दोहा कोश, सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। ठीक है, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं पहला कवि, राम कुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और पुष्पदत्त को ऋषबंधु। अरे गलत हो गया, अरे थोड़ा सा मिस्टेक, बाय मिस्टेक, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो ये प्रथम प्रथम कवि मानने वाले हैं। और जो सर्वमान्य है, बस सर्वमान्य आपका दोहा को, मतलब ये राहुल इनको राहुल भद्र, इनको राहुल भद्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की यह क्लास आपको जो है जमी होगी। 10 ही प्रश्न मैंने करा पाया क्योंकि इतनी सारी व्याख्या हो जाती है कि पूरे प्रश्न कल पूरी कोशिश करूं, कल जो है आपके अधिक से अधिक प्रश्न हो जाए। ठीक है, कल अधिक से अधिक प्रश्न हो जाए तो 6 बजे अभी थोड़ी देर में जो, हाँ एडमिशन ओपन है, 96 28 95 92 37 पे आप एडमिशन ले सकते हो 6 to 8 के लिए। ठीक है, 6 to 8 के लिए आप ले सकते हो बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अब मैं बता दूं टीआरई 4 में उन्हीं का चयन होगा जिन्होंने अभी से तैयारी करना शुरू की है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे हिम्मती होते हैं, देखो बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, एक पहले होते हैं कि जब जानते हैं वैकेंसी आएगी तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसर के वो होते हैं जो नोटिफिकेशन आती है तब पढ़ते हैं, तीसर के खतरनाक वाले होते हैं जब एडमिट कार्ड निकलेगा तब पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार की कैटेगरी में पाए जाते हैं। अब आप किस कैटेगरी में हैं तय करिए, जो इस कैटेगरी में होगा कि नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम तैयारी करते रहेंगे, हमें शिक्षक बनना है तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक, हाँ तो यह क्लास पर डे शाम को 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे क्लास चलती है। ठीक, शाम 5 बजे, शाम 5 बजे। ठीक, जो नए बच्चे हुए हैं उनके लिए विशेष। बाकी अभी थोड़ी देर में जो है एमआरएस को लेके हम आएंगे, तो एमआरएस में क्या कैसे सारी चीजें हैं पूरा डिटेल आपको वहां मिल जाएगा। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल लेता हूँ, अभी अभी लेने जा रहा हूँ, अभी इसलिए तो आपको डिटेल बता रहा हूँ
इसीलिए आपको डिटेल बताया जा रहा है कि एमआरएस को भी वहां पे, हाँ ठीक है, हाँ टीजीटी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अभी हम लोग मिलेंगे वहां पर, अभी थोड़ी देर में एमआरएस के डिटेल को लेकर के आप लोग वहां भी आइए, ठीक है। वहां हम लोग खुल के बात कर लेंगे, यहाँ तो केवल विषय पढ़ा रहे हैं, वहां पे जो है हम लोग सारे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में 6 बजे, धन्यवाद।